देखिए आज का जो वीडियो है जमीन का मौखिक बंटवारा ओरल पार्टीशन। पटना हाई कोर्ट का फैसला है दादा परदादा की संपत्ति को लेकर के। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई। बहुत सारे लोग अपने जमीन का मौखिक बंटवारा कर लिए हैं, उसको लेकर के विवाद हो रहा है। बहुत सारे लोग जमीन का बंटवारा करना ही नहीं चाह रहे हैं, उसको लेकर के विवाद हो रहा है। कोर्ट में हमारे पास बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, बंटवारा सूट को लेकर के, टाइटल को लेकर के, हर तरह की केसेस हो रहे हैं जमीन को लेकर के, और जमीन का अवैध कब्जा को लेकर के भी हो रहे हैं। साथियों इसी को लेकर के आज जानकारी देने वाले मौखिक बंटवारा आपके भाइयों में 5 भाई, 6 भाई, 7 भाई, जितने भी भाई हैं, आप लोगों ने अपना मौखिक बंटवारा कर लिया है, खेती कर रहा है, क्या उसको वो वैलिड है या नहीं है, पूरी तरीके से बताने वाला हूं साथियों, क्योंकि आपके घर परिवार में भी इस तरह होगा। ये घर घर का कहानी है, इसी को लेकर के आज का वीडियो में जानकारी देने वाले। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला चैनल। साथियों आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है साथियों, जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को जरूर ज्वाइन करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग फॉलो कर लेंगे। साथियों जरूरी है, टेलीग्राम इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि वहां पर सर्वे से रिलेटेड जानकारी भेजते हैं, और फेसबुक को फॉलो कर लेंगे आप लोग सारे लोग, फेसबुक और इंस्टा, वहां पर मैं लाइव आऊंगा और आप लोग का हेल्प करूंगा। आप देखिए साथियों यहाँ पे ये बताने वाले हैं, यहाँ पर मैं आज का जो वीडियो का मेरा जो मेन टॉपिक है वो है कि आप लोगों का, आप सभी को पता होगा कि आज मैं आप लोग को पटना हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में आप लोग को बताने वाला हूं साथियों, क्योंकि इस जमीन विवाद में जजमेंट को जानने से पहले आप लोग को कुछ बातें आप लोग को जानना जरूरी होगा। जो कि ये जो विवाद है पटना हाई कोर्ट में 2025 का ये घटना है साथियों, इसी साल का है, और ये महत्वपूर्ण जो आदेश दिया गया है जमीन विवाद में, किस तरीके से जमीन विवाद जो है लगातार बढ़ रहे हैं, आप लोग को पता ही होगा। हमारे पास जो ये केसेस देख रहे हो ये टोटल जमीन विवाद का ही केसेस है साथियों। और देखिए कौन कौन से गलतियां लोग कर रहे हैं वो भी चीजें आप लोग को हम इस वीडियो में बताएंगे, एक एक चीज को बताएंगे। सारे लोग से रिक्वेस्ट होगा लाइक कर देना। कितना घम के वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा मौसम पानी पड़ रहा, बारिश, और आप लोग को पता होगा, लाइक कर दो मेरे भाई, जरूरी है 10 मिलियन को पूरा करना। 1 मिलियन पूरा किए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए यहाँ पर आम लोग को क्या करता है, लोग समझिएगा, जिसका परिणाम ये होता है भविष्य में बहुत सारे आम लोग हैं जो गलती करता है, मार पीट तक का नौबत आ जाता है। देखिएगा किसी का माथा फोड़ दिया है, किसी का पैर तोड़ दिया है, किसी का हाथ तोड़ दिया है, इस जमीन विवाद को लेकर। और कोई दूसरा नहीं है, चाचा भतीजा है, अपना चचेरा भाई है, अपना भाई है, समझ रहे, अपना गोतिया का आदमी है, गांव वाला से जमीन विवाद को लेकर के हो गया, तुम ये क्या किया, ये क्या किया, समझ रहे हो, तरह तरह की बातें हैं। तो भाई देखो इस तरह के, और क्या इसमें मारपीट तक होता है, खून खराबा जिसको कहते हो, हत्या, किडनैपिंग, ये सभी तरह के केसेस फाइल हो रहे हैं। जमीन का केस तो अलग एगो चल रहा है, एगो क्रिमिनल केस आके अलग फाइल कर रहा है, समझ पा रहे हो साथियों। जैसे ये जमीन का केस है, जिस जमीन के केसेस में क्या होता है कि एक दूसरे से जमीन से विवाद हो रहा है, वो केस तो किया, अब अलग क्रिमिनल केस को अलग किया, मतलब एक एक आदमी का 2-2 केस चल रहा है, समझ रहे, ये तरह का बात है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो इस तरह का मैं वीडियो में बताऊंगा, आप लोग का हेल्प करूंगा, मेरा मकसद है। और देखिए मैं सबसे पहले आप लोग को बताऊंगा कि पृथक संपत्ति के बारे में, क्योंकि हमारे देश में कानूनी जागरूकता की कमी है, आप लोग को पता ही होगा, और जिसके कारण से क्या होता है गांव में प्रत्येक संपत्ति के बारे में ठीक से लोग समझ नहीं पाते हैं। जो भी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, जो पृथक संपत्ति है, वो अच्छे तरीके से लोग जान नहीं पाते हैं, जो कि आज का वीडियो में आप लोग को बताएंगे और अच्छे तरीके से बताएंगे। देखिए साथियों यहाँ पे समझिएगा मौखिक बंटवारा क्या होता है। पहले ये आप लोग को समझना है, लोगों में मौखिक बंटवारा जो होता है वो क्या होता है वो समझिएगा। देखिए लिखित बंटवारा भी एक तरीके से बेहतर है, आप समझ लीजिए, मौखिक बंटवारा बेहतर नहीं है, क्योंकि उसमें फिर विवाद हो जाता है। अब कैसे होता है वो वीडियो में मैं आगे बताऊंगा, आप लोग बने रहना मेरे भाई, पूरा देखना वीडियो को, क्योंकि आपके घर परिवार में आपका जमीन होगा 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 5 कट्ठा, 10 कट्ठा, 20 कट्ठा, 50 कट्ठा, बीघा, 2 बीघा होगा, 5 बीघा, 10 बीघा, 20 बीघा भी किसी किसी का होता है, बड़ा किसान है 30 बीघा, 50 बीघा तक भी होता है, समझ पा रहे हो। तो पूरा वीडियो देखो और समझो। यहाँ पे देखो लिखित बंटवारा कैसे बेहतर है, मैं आपको इस साथ में ये भी जानकारी देने वाला हूँ। स्टे ऑर्डर के बारे में भी आप लोग को बताऊंगा। स्टे ऑर्डर क्या होता है आप लोग सुने होंगे, उसके बारे में भी बेहतर ढंग से आपको बताऊंगा। देखिए कई बार क्या होता है, स्टे ऑर्डर लोग जानना समझते हैं कि क्या स्टे ऑर्डर होता क्या है, और स्टे ऑर्डर का सही तरीके से लागू नियम नहीं हो पाता है। कैसे नहीं होता, देखो अगर ठीक तरीके से आप समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। समझिए यहाँ पर सबसे, स्टे ऑर्डर कोर्ट कब पास करती है, हर हमेशा स्टे ऑर्डर कोर्ट नहीं पास कर देगा कि अभी यहाँ पर स्टे ऑर्डर लगा दी,
समझ पा रहे हो? देखिए यहां पे समझिए, कब स्टे ऑर्डर कोर्ट देगी आपको, कब उसका पावर आपको मिलेगा, तो इसको समझिएगा। इस बात को आप समझेंगे, आपके जो वकील होंगे, जो आपके एडवोकेट होंगे, अपनी सोच के अनुसार अगर वो चाहते हैं कि हमारे मुकदमे में जो भी मुकदमा है, जो हमारे केसेस हैं, उसमें जमीन संबंधी विवाद में स्टे ऑर्डर को पास कर दिया जाए, वो वकील साहब के दिमाग में, विवेक में, उसके माइंड में आएगा, तब वो स्टे ऑर्डर के लिए मांग करेगा। ठीक है, तो वो कोर्ट से मांग करेगा, कोर्ट से वो क्या बोलते हो, रिक्वेस्ट करेगा कि स्टे ऑर्डर हमें दिया जाए। समझ रहे हो? तो कई बार उनके रिक्वेस्ट को माना भी जाता है कोर्ट में। वकील साहब जब मांग करेंगे तो जज साहब उसको अप्रूव कर देंगे। समझ पा रहे हो? और क्या होगा, कई बार कोर्ट क्या करता है, आवेदन को उसको रिजेक्ट कर देता है, स्टे ऑर्डर को नहीं देता है, समझ रहे हो, उसको पास नहीं करता है। समझ रहे हो? तो भाई क्यों स्वीकार नहीं करता है, सवाल यह है, क्यों रिजेक्ट कर देता है स्टे ऑर्डर को? समझ पा रहे हो? तो देखो यहां पे स्टे ऑर्डर कब कोर्ट पास नहीं करती है, ये समझिए। सबसे पहले स्टे ऑर्डर जो है इस वीडियो में पूरा बताएंगे, और एक क्या बोलते हो, सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा और अच्छे तरीके से समझ पाओ। क्योंकि आप वकील के पास जाओगे, भाई हम वकील का नाम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि खुद मैं वकील हूं। ठीक है, मेरे घर में सब वकील है, मेरा भाई भी है, मेरे पिताजी भी है, सब एडवोकेट है। तो भाई देखो, वहां पर वो पूरी तरीके से आपको घुराएगा, सही नहीं बता। ये बात है कि जमीन का केसेस लंबा चलता है, चाहे कोई भी वकील रख लो, दुनिया का कितना बड़ा वकील रख लो, ये नहीं कि देंगे तो 2 साल में मामला निपट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वकील को रखोगे, केस आपका 5 साल भी जाएगा, 10 साल भी जा सकता है, 20 साल भी जा सकता है। जमीन जायदाद करेगा, लड़ाई झगड़ा से रिलेटेड क्रिमिनल केसेस रहेंगे तो वो तुरंत खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हो? और किसी का शादी ब्याह से फैमिली केसेस रहेंगे, मैट्रिमोनियल केसेस रहेंगे, तो वो जो है वो भी जल्दी निपट जाता है, 2 साल 4 साल 5 साल के अंदर वो निपट जाता है, छोटा मोटा मैटर है, तो है ना। तो यहां पे देखिए भाई, संपत्ति को लेकर के आपको बाप दादाओं को जो पूर्वजों से जो संपत्ति प्राप्त हुआ है, जो प्रॉपर्टी पूर्वजों से प्राप्त हुई है, मान लीजिए 3-4 पीढ़ी से जो संपत्ति हमें प्राप्त हुआ, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, परदादाजी, 3-4 पीढ़ी हो गया है ना, तो कोई भी संपत्ति आप तक पहुंच रही है, ठीक है, तो वो संपत्ति पितृक संपत्ति कहलाता है। अगर वो संपत्ति हमारे परदादा के नाम से था, फिर हमारे दादा लिए, फिर हमारे पिताजी लिए, फिर हम 4 पीढ़ी पर आ गए, समझ पा रहे हो, तो वो संपत्ति क्या कहलाती है, पितृक संपत्ति। हिंदी में उसको साफ साफ पितृक संपत्ति, या तो खानदानी संपत्ति, या तो अंग्रेजी में बोला जाए तो उसको एंसेस्टर प्रॉपर्टी बोला जाता है। समझ पा रहे हो साथियों? यानी कि संपत्ति आपके पिता ने वो नहीं खरीदा, अगर आपके पिता वो संपत्ति खरीदता तो वो जो है एंसेस्टर प्रॉपर्टी यानी कि पितृक संपत्ति नहीं होता, वो होता सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मतलब सब अर्जित संपत्ति होता। अब देखिए यहां ये भी बताएंगे सब अर्जित संपत्ति क्या होता है, वो समझिएगा। आपने अभी समझ लिया कि आपको जो हम पितृक संपत्ति बताएं, जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है। अब देखिए यहां समझिएगा, आपको पिता को, अगर मान लीजिए आपके पिता को पिता से यानी आपके दादा से प्राप्त हुआ है, अपने बड़े पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, तो हम उसे खानदानी संपत्ति एक तरीके से कहते हैं, जो कि अभी आपको हम बताएं, ठीक है, तो वो संपत्ति कहलाती है। पितृक संपत्ति की तो बात आप समझ गए कि अगर आपके पास किसी भी संपत्ति का, समझ रहे हो, पितृक संपत्ति अगर मौजूद है, किसी भी पितृक संपत्ति कैसे हुआ, जो हमें दादा से प्राप्त हुआ, जो हमें परदादा से प्राप्त हुआ, जो हमें पिता से प्राप्त हुआ, वो हमारे लिए पितृक हुआ, और हमारे पिता को हमारे दादा से प्राप्त हुआ, वो भी पितृक हुआ। समझ पा रहे हो? तो ये जरूरी है, ये चीज समझना होगा कि पितृक संपत्ति किसको कहते हैं और पितृक संपत्ति के दस्तावेज क्या कहते हैं, वो समझिएगा। पितृक संपत्ति के दस्तावेज को हम लोग खतियान कहते हैं। जो हमारा दादाजी जमीन लिए, पहले तो क्या था, सबका खतियान बन चुका है, पहले जितना जमीन था उसका सर्वे भी हो चुका है, तो वो खतियानी संपत्ति होती है, खतियानी जमीन होता है, जो पितृक संपत्ति होता है। ठीक है, पिताजी ने अगर खरीदा तो वो पितृक नहीं होगा, वो तो केवल वाला जमीन होगा, है ना। तो खतियान में कई सारे प्लॉट भी हो सकता है दादाजी ने भी कोई जमीन खरीदा हो, तो वो संपत्ति खरीदा हुआ है, लेकिन वो आके पितृक ही साबित, क्योंकि दादाजी ने खरीदा है, केवल्ला भी उसका हो सकता है। समझ रहे हो? कई सारे प्लॉट भी हो सकते हैं। और देखिए, एक खतियान में एक जमीन के 3, 4, 5 मालिक भी हो सकता है भाई, ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही मालिक का नाम लिखा रहेगा एक प्लॉट में, समझ रहे, ऐसा भी हो सकता है। और एक ही मालिक का नाम लिखा हो सकता है, एक का भी नाम लिखा हो सकता है। तो ये हो गया आपको पितृक संपत्ति की बात, आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया पितृक संपत्ति किसको कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सब अर्जित संपत्ति जो सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति होता है, वो चीजें आप लोग समझिए, वो भी जानना जरूरी है। देखो, वैसे संपत्ति जो आपके पिता ने अपने जीवन काल में, जो हमारे पिता ने जीवन काल में अपने पैसों से कमा करके, हमारे पिता ने वो संपत्ति खरीदा, कमाया, जो भी किया, ठीक है,
वो अपने, तो वो सब अर्जित संपत्ति होता है, उसे सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति बोला जाता है साथियों। समझ पा रहे हो? ये जरूरी है। आप देखो, आप अपने पैसे से अपने कोई व्यापार किया या कहीं सरकारी नौकरी को किया या किसी भी तरीके से आपने कोई संपत्ति जो है आपने खरीदा, ठीक है, मतलब आप अपने से कमा के खरीदे, व्यापार करके, नौकरी करके, कोई भी काम करके, तो वो संपत्ति स्ववर्जित संपत्ति होता है। या आपके पिता ने खरीदा या आपने खरीदा, समझ पा रहे हो? तो वो आपका सेल्फ एक्वायर्ड हो जाएगा। आप भी खरीदोगे तो आपका सेल्फ एक्वायर्ड हुआ, आपके पिता ने खरीदा, आपके पिता का सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति हो गया, मतलब स्ववर्जित संपत्ति हुआ। लेकिन आप खरीदोगे, जमीन बेच के जमीन खरीदोगे भाई, तो वो फिर सेल्फ एक्वायर्ड नहीं होगा, क्योंकि वो जमीन अपने पृथक बेचा फिर खरीदा। समझ पा रहे हो? ये जरूरी, ये चीज आपको समझना होगा। स्ववर्जित संपत्ति क्या हो गया, कैसे हो गया? स्ववर्जित संपत्ति के बारे में समझ गया कि खरीदने वाला मालिक सिर्फ खरीदने वाला होता है। अगर हमारे पिताजी ने वो जमीन खरीदा, ये घर देख रहे हो ना, ये घर अगर उन्होंने खरीदा तो ये घर उनका है, मेरा नहीं है। वो जब चाहे इस जमीन को, इस घर का जमीन जो देख रहे हो, बेच सकते हैं। समझ पा रहे हो? तो ये चीजें हो गया, समझ रहे हो? और नो उनकी उस पत्नी उसमें भी मालिक होती है, समझ रहे हो? जब तक जमीन का मालिक, जिसने अपने पैसों से वो संपत्ति को खरीदा है, जब तक वो व्यक्ति जीवित रहता है, पूरी तरीके से वो संपत्ति का अकेला मालिक होता है। मानिए हमारे पिताजी ने ये जमीन खरीदा, जिस घर में बैठ के अभी हम वीडियो बना रहे हैं, तो ये संपत्ति का पूरा मालिक वो है। उसमें उसका पत्नी भी दावा नहीं कर सकता है, मतलब हमारे माताजी भी दावा नहीं कर सकती है कि यह संपत्ति, वो जब चाहे इस जमीन को बेच सकता है। समझ पा रहे हो? क्लियर समझ में? लेकिन अगर यही संपत्ति हमारे दादाजी ने खरीदा होता, हमारे दादाजी ने अगर जमीन लिया होता, उसके नाम से रहता, तो वो नहीं बेच सकते बिना हमसे पूछे। समझ पा रहे हो? उसी तरह आप पर लागू हो रहा, आपके दादाजी ने जो संपत्ति खरीदा, आपके पिताजी बिना पूछे आपका नहीं बेच सकता। जो खरीदेगा समझ लो बुड़बक है। बुड़बक समझ रहे हो ना? वो बुड़बक है, मतलब कि उसका वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कानून में नियम है, जिस दिन जन्म लेता है और आपका जितना भी पृथक संपत्ति है उस पर अधिकार हो जाता है। उसका पोता रहे चाहे उसका बेटा रहे, सबका बराबर हिस्सा है। समझ? सिर्फ उसका बेटा कोई नहीं, उसका पोता भी रहेगा, छरपोता भी रहेगा, तो उसको भी हिस्सा होगा। क्लियर समझ में आ गया? तो उससे पूछ के, उससे परमिशन लेके ही वो जमीन बेचना पड़ेगा। क्लियर समझ में आ गया? तो किसी भी एक बच्चे को सारी प्रॉपर्टी लिख दोगे तो उसके मालिक पर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए ये संपत्ति हमारे पिताजी ने खरीदा, तो किसी एक को भी लिख देगा तो उसको हो जाएगा, वसीयत कर देगा। तो इसलिए कई बार युवा भी कोर्ट में आता है, इतना युवा हमारे पास आता है कोर्ट में, कहता देखो ना मेरा संपत्ति हमको कम हिस्सा दिया, इस तरह का बात बोलता भाई। समझ रहे हो? हमारे दूसरे भाई को ज्यादा संपत्ति दे दिया, हमारी बहन को हमारे पिता ने संपत्ति दे दिया। समझ रहे हो? तो इस तरह के मामला लेकर के कोर्ट में बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, और इस तरह की जो है यहाँ पर फिर जो है संपत्ति से हमें बेदखल कर दिया, बहुत तरह का बात बोलता है भाई। आता है तो माथा खा जाता है। समझ रहे हो? तो इस तरह का बात है। और देखो, सिर्फ पिता के पास है, उन्होंने संपत्ति अपने पैसों से खरीदा। समझ रहे हो? खरीदा तो वो संपत्ति वो दान करे, वो किसी को बेच दे या किसी को लिख दे, समझ रहे हो? वो सिर्फ उसी का अधिकार होता है, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा से लिया है। वो बेदखल भी आपको कर सकता है, उसका कानूनी अधिकार है उसको, एक तरीके से। समझ रहे हो? तो भाई ये चीजें युवा पीढ़ी आजकल कोर्ट में आ रहे हैं, इसी को लेकर के बहुत सारा इस तरह के देखने को मिलता है। दिनों दिन हम लोग देखते हैं कोर्ट में बहुत तरह के लोग आते हैं और वो अपना पैसा को जुट मुटका के बर्बाद करता है। याद रखो भाई, जो स्ववर्जित संपत्ति है उसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हारा पिता ही क्यों नहीं खरीदा हो, समझ रहे हो? उसका मालिक वही होगा। अब किसी भी तरीके से वहां पर आपको रिलीफ नहीं मिलने वाला, याद रखिए। ये क्लियर बता दे रहा हूं भाई। और देखो, उस संपत्ति को वो अकेले मालिक है, पृथक संपत्ति का मालिक में आपका भी हिस्सा है, याद रखिए। समझ रहे हो? तो ये हुआ पृथक संपत्ति। किसी भी युवा को, किसी भी बच्चे को बेदखल नहीं किया जा सकता। याद रखिए, आपके पिता भी आपको बेदखल नहीं कर सकते हैं, वहां पर बिल्कुल आपका हिस्सा होगा। पृथक संपत्ति में आपके पूर्वजों को, जो आपके पिता से, आपके दादा से आपको प्राप्त हुई, आपके पिता को आपके पिता से प्राप्त हुआ है, तो उसमें मतलब एक तरह से समझिए कि आपके पूर्वजों से जो संपत्ति आपको पिता को मिला है, आपके पिता आपको बेदखल नहीं कर पाएगा। क्लियर समझ लो भाई, समझ में आ रहा है? मतलब किसी को वो ज्यादा भी नहीं दे सकेगा, किसी को कम भी नहीं दे सकता है। यानी कि पृथक संपत्ति जितना भी है आपका, जितना 5 कट्ठा 10 कट्ठा 20 कट्ठा 1 बीघा 10 बीघा 20 बीघा 50 बीघा जितना भी है, युवा पीढ़ी उनके लिए बिल्कुल सेफ है, समझ लीजिए। मतलब उनको हिस्सा होगा। अगर मानिए आपका 10 बीघा हिस्सा हो रहा है, 5 बीघा 2 बीघा 1 बीघा, तो आपको 1 बीघा मिलेगा मेरे भाई। समझ पा रहे हो? कोई नहीं रोक सकता, किसी भी को कम ज्यादा वहां नहीं दे सकता, ये याद रखिएगा। ये चीज समझ लीजिए आप लोग, समझ रहे हो ना? आप देखिए, एक सवाल यहाँ पर ये लोग भी करता है मौखिक बंटवारा को लेकर के। देखिए, मौखिक बंटवारा समझिएगा। यहाँ पर मौखिक बंटवारा जो शब्द है, वो कई बार जो ये शब्द है ना,
क्या कहते हैं भाई, दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो जाता है, मतलब लड़ाई झगड़ा का यहाँ नौबत आ जाता है मौखिक बंटवारा में। मतलब बंटवारा शब्द बिल्कुल ही गलत बताया जाता है। आप देखिए यहाँ पर क्या कई लोग यहाँ करता है, मतलब कि समझिएगा संपत्ति के बंटवारे की बात को लेकर के करता है और कहता है कोई व्यक्ति अपने परिवार में क्या करता है कि उसे बिल्कुल गलत कहा जाता है मौखिक बंटवारा को। क्यों कहा जाता है, देखिए हमारा समाज क्या कहता है, उस पर उंगली उठने लगता है। और उठने क्यों लगता है भाई, क्योंकि वह व्यक्ति बंटवारे की बिल्कुल गलत बात कर। लेकिन मैं आप सभी को एक चीज बता देता हूं, समझिएगा, जो भी आपका संपत्ति है, ठीक है, उस संपत्ति का अगर बंटवारा नहीं होता है, अगर आप बंटवारा नहीं करते हैं, तो भाई आपके परिवार में क्या हो सकता है, आपके रिश्तेदारों में अच्छी सहमति से, आपसी सहमति से आप क्या कर सकते हो, आने वाले जनरेशन को अगर बंटवारा कर लेते हो तो सेफ हो जाएगा। आपसी सहमति से बंटवारा कर लेते हो और वो संपत्ति का विवाद नहीं रहेगा, नहीं तो बाद में वो विवाद का जो है ना एक चैप्टर लिख दिया जाएगा। याद रखिएगा, आपके बेटे को दिक्कत हो सकता है, आने वाले समय में आपके पोते को दिक्कत हो सकता है, लेकिन अभी आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया, अभी जमीन सर्वे करवा लिया, केवाला से खतियान बनवा लिया भाई, तो कितना बड़ा सुविधा होगा। याद रखिए, अगर दोनों भाइयों में अभी है विवाद तो सुलझा लो, दोनों चाचा भतीजा में किसी तरह का विवाद है तो उसको सुलझा लो, नहीं तो बाद में आपका बेटा का आपका फिर कब होगा जमीन सर्वे कौन जानता है भाई। अभी सरकार कैसे जमीन सर्वे का डेट को भले रोक के रखा है, आगे तो जारी है, बंद नहीं हुआ है, समझ रहे हो। ये चीजें याद रखिए। आज जो कोर्ट में जो हो रहा है याद रखिएगा, लेकिन आने वाले जनरेशन में ये समय में क्या होगा, आपसी विवाद विषय और बन जाएगा। अभी जो है आज कोर्ट में 90% केस इसी को लेकर के हमारे पास है मेरे भाई, समझ पा रहे हो। और वो सिर्फ और सिर्फ बंटवारा नहीं होने के कारण चल रहा है। बंटवारा सूट लोग केस यहाँ पर हमारे पास आके कर रहा है। कई बार जो है सीनियर सिटीजन लोग जिसका उम्र 60, 70, 80 साल हो जाता है, वो बंटवारा करने के लिए तैयार नहीं होता है। वो कहता है कि उनके रिश्तेदार, उनके बच्चे क्या कहता है कि हमारे बच्चे जो है वो बिगड़ गए हैं। क्यों कहता है बिगड़ गए, तो बुजुर्ग होते हुए कभी बंटवारा करने को तैयार नहीं है, समझ पा रहे हो। ये चीजें है, बंटवारा नहीं करना चाहता क्योंकि कोर्ट में कई सारे ऐसे मामले हमारे पास आ रहा है। और वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि कोर्ट में जो है जितने भी सीनियर सिटीजन है, जो भी है, वो आप इस वीडियो को देखेंगे और समझिएगा। देखिए सीनियर सिटीजन कोर्ट में आता है और क्या कहता है कि अभी मैं जिंदा हूं, समझ पा रहे हो। ये बोलता है कि अभी मैं जिंदा हूं और अभी आपको जो है संपत्ति को बंटवारा कर दूंगा, तो क्या होगा, संपत्ति के बंटवारा में वो नहीं करना, बच्चे बिगड़ जाएंगे। वो बंटवारा नहीं करना चाहता और ये कहते हैं कि अचानक जो है अगर उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसके बाद उसके बच्चे क्या करेंगे, संपत्ति को लेकर के विवाद करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे के बीच जो है विवाद होने लगेगा भाई। तो ये चीजें, किसी का 2 संतान, 3 संतान, 4 संतान है, 5 संतान है, 6, 8, 10 भी बच्चा पे रखता है आदमी, समझ रहे हो। तो भाई क्या होता है कि उसके पास पैसे ज्यादा हो जाता है, तो फिर उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही, दूसरे की स्थिति बिल्कुल खराब हो जाती है। समझ पा रहे कैसे खराब हो जाता है, बता रहे हैं। समझिए क्यों होता है कि जिन बच्चों के पास पैसे अधिक आ गए, जिसके पास, समझ रहे हो, तो उन्होंने उसकी संपत्ति को हड़प लेता है। और जिसका ज्यादा बच्चे जो जरा बापुतगर है, जरा दबंग प्रकृति का, रे हमारा बेटवा है 5 गो, आदन देख लेंगे तुमको, आवो चलो कोर्ट में, कहां चलता है, तुम काहे गया कोर्ट रे, अरे चलो थाना पुलिस तो बाद में आएगा। होता है या नहीं होता है भाई, डराता है, धमकाता है जो ज्यादा बापुतगर है। किसी का 1 बेटा है, किसी का 2-3 बेटा है, लाठी डंडा लेके 3 गो निकला। इस तरह की मामला देखने को मिलता है भाई। संपत्ति में उनका हक है, उनको बेदखल कर दिया जाता है। याद रखिए, इस तरह का भी बहुत सारे केसेस देखने को मिला है। हालांकि कोर्ट ने बेदखल किया, लेकिन जबरन पैसे के दम पर व्यक्ति जो कमजोर है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो कोर्ट में मुकदमा वो नहीं लड़ पाता है। क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। बहुत सारे कोर्ट में वकील का फीस हो गया, कोर्ट में जो है कागज पत्तर हो गया, मुंशी का फीस हो गया, फिर वहां पर जो है आपका आने जाने का भाड़ा हो गया, दिन भर का समय लग गया। समझ पा रहे कितना खर्चा, कितना समय का बर्बादी है, समझ सकते हो। दोनों पक्ष जो है रिश्तेदार होते हैं, कोई दूसरे से केस वो नहीं लड़ते, अपने रिश्तेदार के भी रिश्तेदारी भी खराब कर देता है और मारपीट होने लगता है, खून खराबा तक होने लगता है भाई। इस तरह का किसी व्यक्ति को यहाँ न्याय सही तरीके से नहीं मिल पाता है, बहुत समय लग जाता है न्याय मिलने में, समझ रहे हो। और भाई इस तरह की घटना को वो अंजाम दे देते हैं। और देखिए सीनियर सिटीजन, आप सभी को बात को याद रखिएगा, आपके पास अगर आपकी संपत्ति है, अगर आपने बंटवारा नहीं करना चाहते हैं, तो आपको अपनी वसीयत वो जरूर बनवानी चाहिए। अब देखिए वसीयत क्या है, आप लोग को संपत्ति किसको वो देना है, समझ रहे हो। ये बात आपको संपत्ति को बंटवारा नामा आप कर सकते हो। आपको हमेशा बंटवारा नामा लिखित बनाना चाहिए, याद रखिए, लिखित बनाना चाहिए, उसे रजिस्टर करवाना चाहिए मेरे भाई, समझ रहे हो। पहले के समय में क्या होता था, बंटवारा सिर्फ मौखिक तौर पर करता, अरे फलनामा वो जमीन जोतेगा, चिलनामा ये जमीन जोतेगा, समझ रहे हो, तुम जाओ ये जमीन जोतो, वो जमीन जोतो, इस तरह का बात था। मौखिक तौर पर कैसे, मतलब किसी जमीन को आप बेच देंगे, मौखिक ले लिया और उस जमीन को बेच दिया, वही मामला कोर्ट में लेके आ गया,
समझ रहे हो, इस तरह की मामला है। और इस जमीन पर बच्चे को दिया, और इस जमीन को इस बच्चे को फलनमा को बड़का बेटवा यहाँ दिया, छोटका बेटवा वहां दिया, समझ रहे हो। और ये हुआ, और इस तरह की मामला देखने को मिल रहा है मेरे भाई। तो ये है। और देखिए परिवार में और उनके बच्चे को लगने लगता है कि हमें जो है सड़क से या फिर मुख्य जमीन बहुत अधिक दूरी पर दे दिया है। क्लियर समझ रहे हो। तो ये है, क्लियर समझ में आ रही है। आप देखिए हमारे साथ ये गलत हो गया, हमारे पिता के साथ गलत हो गया, इस तरह की मामला देखने को मिलता है। हमें किसी साजिश के तहत जो है हमें जमीन जो है गलत जगह दे दिया, समझ रहे हो, इस तरह के गलत जमीन दे दिया और हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, और वे लोग कोर्ट में चले जाते हैं, समझ रहे हो। तो ये मौखिक जो बंटवारा है तभी अच्छा होता है जब बेहतर तरीके से आपको आपसी सहमति से परिवार में बना रहता है। जैसे ही आपके परिवार में किसी पक्ष को लगने लगे कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो फिर मौखिक बंटवारा वो बेकार हो जाता है, याद रखिएगा। बाद में फिर उसका कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट में भी मौखिक बंटवारा को मान्य है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन आपस में परिवार की सहमति होनी चाहिए। सहमति है, दोनों में किसी तरह का कोई विवाद बाद में नहीं है, 10 लोग का सिग्नेचर है, सरपंच उरपंच का साइन है, समझ रहे, उसको विवाद नहीं होना चाहिए जिसको दे रहे हो कभी भी, पहले बता दे रहे, वो पहले लिख दे हमको किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। सहमति बनी रहे तभी मौखिक बंटवारा का वैल्यू है, वरना मौखिक बंटवारा वैल्यू खत्म हो जाता है। और अभी जो 2025 में जो पटना हाई कोर्ट ने जो इसको लेकर के जजमेंट दिया मौखिक बंटवारा को लेकर के, देखिएगा भाई यहाँ जजमेंट 22 मई 2025 को दिया है। और पुराने जजमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये फ्रेश जजमेंट है जिसका मैं आपको बता रहा हूं मौखिक बंटवारा, समझ रहे हो। सिर्फ बोल रहा हूं कि संपत्ति का बंटवारा करना वो मौखिक बंटवारा कहलाता है। जब कदो ये ले लो फलनामा वो ले लो, कुछ लिखा पड़ी नहीं, समझ रहे हो। तो इससे स्टे ऑर्डर का मतलब क्या होता है वो भी समझ बता रहा हूं आप लोग को, समझिएगा। अब देखिए मौखिक बंटवारा वही होता है, फलनामा ले लो वो ले लो, अब समझ में आ गया मौखिक बंटवारा किसे कहते हैं। अब देखिए एक और लिखित तौर पर संपत्ति का भी बंटवारा किया जाता है। अब बात करेंगे स्टे ऑर्डर, जो स्टे ऑर्डर कई बार लोग बात करते हैं। देखिए स्टे ऑर्डर का मतलब क्या होता है, मतलब कि कुछ समय तक अपने संपत्ति किसी तरह का निर्माण नहीं होगा, समझ रहे, किसी तरह का निर्माण नहीं होगा, किसी भी तरह का तोड़ फोड़ नहीं होगा, ठीक है। उसकी बाउंड्री को टच कोई नहीं कर पाएगा, जमीन को कोई छू नहीं पाएगा, उसमें किसी तरह का कोई काम नहीं होगा, कोई भी जमीन का भी किसी तरह का घर उर नहीं बना पाएगा, मकान नहीं बना पाएगा, दीवार नहीं दे पाएगा, बाउंड्री नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो, उसे स्टे ऑर्डर कहा जाता है, समझ रहे हो। स्टे ऑर्डर किया जाता है, स्टे ऑर्डर का लिमिट टाइम के लिए ही इशू किया जाता है कि भाई 2 महीना 5 महीना 6 महीना साल भर 2 साल, इस तरीके से किया जाता है। और कोर्ट परिस्थिति को देख के क्या करता है, स्टे ऑर्डर लगा देती है, वो कोर्ट पर निर्भर करता है। और स्टे ऑर्डर लगाने से किसी दूसरे व्यक्ति को दिक्कत भी परेशानी भी झेलना पड़ता है दूसरे व्यक्ति को, क्योंकि संपत्ति का जो उनकी जो संपत्ति है, समझ रहे हो, उनको कोई दिक्कत हो जाए, कोर्ट इस आदेश से अगर किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाए तो स्टे ऑर्डर नहीं लगाती है। अगर किस कोर्ट को ये पता चल जाएगा कि इसको फलनामा को नुकसान होगा, चिलनामा को नुकसान होगा, समझ रहे हो, तो स्टे ऑर्डर कानून के तहत लगाया जाता है। और वो कानून क्या होता है वो समझिएगा, सीपीसी के तहत लगाया जाता है। और वो सेक्शन 39 के तहत स्टे ऑर्डर का जो है पिटीशन कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है, आप पिटीशन को दायर कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं भाई, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 39 के तहत, समझ रहे हो। और आप सभी को हम बता रहे हैं, इस तरीके से समझिएगा। और देखिए आप चीजें जो बता रहा हूं मैं समझिएगा, पटना हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया 22 मई 2025 को दिया, वो किन लोगों के विवाद का दिया पता है आप लोग को, वो भी दिया। सबसे पहले जानिएगा क्या है मामला, ये मामला जो है महेंद्र मिश्रा बनाम उपेंद्र मिश्रा, जिसमें महेंद्र मिश्रा जो थे जिन्होंने वे जो है पिटीशन फाइल किया महेंद्र जी ने, ठीक है। और क्या किया, उसमें सिविल कोर्ट में वो चले गए, अपने सिविल कोर्ट में चले गए। उन्होंने क्या किया, इस तरह के विवाद में जो मौखिक बंटवारा था, उनकी जो संपत्ति को लेकर के था, उसके मन में बहुत सारा बात आ गया, अरे हमको खराब जगह गलत जगह जमीन दे दिया, समझ रहे हो, हमारी संपत्ति हमको गलत तरीके से प्राप्त हुआ है, गलत जगह हमको जमीन मिल गया, समझ रहे हो, हमको यहाँ नहीं मिलना चाहिए था, वो चुन लिया, चुना चुनीला सिस्टम हो गया, समझ रहे हो। तो इसके लिए कोर्ट में वो क्या किया, पार्टीशन सूट दायर किया, ठीक है। और क्या किया, उन्होंने कोर्ट से कहा उन्हें स्टे ऑर्डर दिया जाए, समझ पाए महेंद्र जी ने। और लेकिन जो सिविल कोर्ट था, सिविल कोर्ट ने स्टे ऑर्डर देने से साफ साफ मना कर दिया। और वो व्यक्ति फिर कहां चला जाता है, पटना हाई कोर्ट में चला जाता है, माननीय उच्च न्यायालय में जो है चला जाता है, पटना हाई कोर्ट में, समझ पा रहे हो। पटना हाई कोर्ट में फिर क्या होता है, उन्हें राहत नहीं मिलती है पटना हाई कोर्ट से, समझ रहे हो। पटना हाई कोर्ट ये कहती है कि सिविल कोर्ट जो ऑर्डर दिया है वो बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने ऑर्डर दिया है, समझ पा रहे हो। वहां इस तरह के विवाद जो है, अपने पिटीशन सूट जो फाइल किया है, वो बंटवारा आपने केस फाइल जो किया हुआ है,
वो क्योंकि अब मौखिक बंटवारा से संतुष्ट नहीं है। समझ पा रहे हो? कोर्ट ने कहा कि आप संतुष्ट नहीं है, आपने पिटीशन टू सूट दायर कर दिया, बंटवारे को केस ये किया, बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन हम इसके लिए आपको स्टे ऑर्डर का परमिशन नहीं दे सकते। मतलब सिविल कोर्ट, आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो आपको ऑर्डर दिया वो उन्होंने तो वो नहीं दिया आपको स्टे ऑर्डर, अब फिर हम भी आपको नहीं दे सकते हैं। ये उन्होंने सही फैसला सुनाया है। सिविल कोर्ट, आपका जो जिला का जो कोर्ट है, वहां से सही फैसला आया। तो फिर हाई कोर्ट ने भी उसको कोई रिलीफ नहीं दिया, हाई कोर्ट ने भी उसको स्टे ऑर्डर लगाने का जो है पावर नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ, मैं आप सभी लोगों को यह कहूंगा, कई लोग जो है ये भी कहता है कि आपके मुकदमे में स्टे ऑर्डर लगवा दूंगा। समझ पा रहे हो भाई? तो स्टे ऑर्डर आपको आसानी से जो है मिल जाएगा। बहुत तरह की बात होता है, बहुत सारे एडवोकेट आपको बताएंगे कि ऐसे लगवा दूंगा, समझ रहे हो? तो भाई इस तरह का भूल बिल्कुल ना करें। स्टे ऑर्डर का कोई गारंटी नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के पेपर, अगर कोर्ट में आप स्टे ऑर्डर जो है कि मांग करते हो, परिस्थितियां बिल्कुल समान नहीं होती है, तो कभी भी जो है याद रखिएगा, आप लोग को मुकदमे में स्टे ऑर्डर नहीं लगता है। जब तक जज साहब को नहीं लगेगा तब तक स्टे ऑर्डर नहीं लगेगा। इस बात को आपको जानना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। मेरे दोस्त क्या करते, जब व्यक्ति कोर्ट में आता है तो वो क्या करता है, वो मुकदमा फाइल कर देता है, समझ रहे हो? केस फाइल करता है, अरे हम तो ओकरा पर केस कर दिए, अब क्या होता, जमीन हमारा हो जाएगा, अब तो उसको अंदर डाल देंगे। इस तरह की बात होता है, समझ रहे हो? हमेशा अपना जो है वो हमारे पक्ष में ही आदेश आएगा, ये सोच लेता है। भाई आपके सोचने से नहीं होता है, वहां पर जज साहब सोचेंगे, आपका वकील भी बहस करेगा, और आपका जो विरोधी जो है, जो आपका रिश्तेदार है, उसका वकील भी बहस करेगा। समझ पा रहे हो? ये चीज है। मुकदमा तो हम जीत ही जाएंगे, एकदम जीत जाएंगे, समझ रहे हो? लेकिन कोर्ट किसी के पक्ष में नहीं होता है, चाहे आप कितना बड़ा सीनियर वकील रख लिए हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है, समझ रहे हो? यहां याद रखिएगा, आपने किसी व्यक्ति पर पार्टीशन सूट का अगर दायर मुकदमा दायर किया है, केस किया है, तो वहां पर क्या होगा भाई, उसके लिए मुकदमा दायर किया तो मुझे हमारे बीच जो भी मौखिक बंटवारा हुआ वो सही नहीं था, ऐसे आप बोलोगे, है ना? यही नहीं बोलोगे कि हमें गलत जगह पे जमीन दे दिया, हमारे लिए ये जमीन जो हमको मिली है वो किसी काम का नहीं है, समझ रहे हो? और दूसरे रिश्तेदार को बहुत बेहतर जमीन मिल गया है, समझ रहे हो? तो वो स्टे ऑर्डर की मांग नहीं कर सकते, याद रखिएगा। क्योंकि बाकी रिश्तेदार अगर वहां पे किसी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम कराना चाहता है, समझ रहे हो, तो वहां कुछ भी तोड़फोड़ कर रहे हो, कुछ निर्माण कर रहे हैं, तो उन्हें उसके लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप सभी लोग इस बात को समझेंगे, जितने भी सीनियर सिटीजन, खास करके जो आप लोग वीडियो देख रहे हो सीनियर सिटीजन के लोग, इस बात को समझे। क्योंकि आप अगर बंटवारा करेंगे, याद रखिए, अगर आप बंटवारा कर रहे हैं तो भाई लिखित तौर पर बंटवारा बेटों में कीजिए, अपने बेटों को लिखित तौर पर बंटवारा कराइए, मौखिक का झंझट में न पड़ाएं, क्योंकि किसी तरह का खूनी संघर्ष भी होने से ये रोके, क्योंकि बाद में यही सब मामला कोर्ट में लेके जाता है मेरे भाई, समझ रहे हो? बंटवारा देखिए, अगर आप बंटवारा नहीं करते हैं तो लिखित बंटवारा अगर नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, आपके परिवार में आने वाला जो भी पीढ़ी होगा, समझ रहे हो, उनका जो बच्चा होगा पूरा का पूरा संपत्ति को लेकर के कोर्ट में जाएगा। थाना तो फैसला कर नहीं पाएगा, समाज के लोग तो बात समझ लेगा, समझा ही नहीं पाएगा, और समाज के लोग का बात मानेगा नहीं, समझ रहे हो? तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे का जो है ना, क्या बोलते हो, एकदम 9-17 करके रख देगा, दुश्मन बन जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए आप लोग को ये एक अच्छे तरीके से दिमाग से सोचना है। और देखिए, इस जिद में नहीं आना है कि मैं अभी जीवित हूं और जो है मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं बंटवारा नहीं करूंगा। बहुत सारे अपना पिता यही सोचता अपने बेटों के बारे में कि अरे हम तो अभी जीवित है, बंटवारा कहीं करेंगे। समझ पा रहे हो? इस तरह का होता है या नहीं होता है, कमेंट करके बताओ। इसलिए आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो में बना रहा हूं भाई। अगर आप बंटवारा नहीं करेंगे, बाद में बच्चे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, याद रखिएगा। उनका जो है क्या बोलते हैं, विकास जो रुक जाएगा, आगे पीढ़ी बढ़ नहीं पाएगा, डेवलपमेंट रुक जाएगा भाई, समझ रहे हो? डेवलपमेंट जब रुक जाएगा, डेवलपमेंट तो क्या करेगा वो, याद रखिए। और देखिए यहाँ पर विकास मतलब एक तरीके से रुक जाएगा, और वो कंटिन्यू कोर्ट का चक्कर लगाते 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 रह जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए हम करें, इस बात को जानना जरूरी है आप लोगों को। और मौखिक बंटवारा आप लोग अगर कर रहे हैं तो समझ लीजिए भाई, मौखिक बंटवारा के आधार पर जो आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, याद रखिएगा, तो बिल्कुल वो एक तरीके से सही नहीं होता है, गलत है मेरे भाई, समझ लीजिए। क्योंकि अभी की परिस्थिति के अनुसार ये आप लोग को, इसलिए हम वीडियो बनाए हैं, आप लोग सारे लोगों को बता रहे हैं मौखिक बंटवारा न करें। अगर करें तो आपसी सहमति से हो रहा है तो करें, और साथ ही साथ जो भी बंटवारा करें, जो अब सीनियर सिटीजन जिसका उम्र 60-70 हो गया, 2-4 बेटा है, तो उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा। अगर आप अच्छे तरीके से बंटवारा नहीं करवाते हैं बच्चों में, तो सोचते अरे हम तो अभी जिंदा, अभी 60-70 है ना, अभी 80 तक रहेंगे, 10 साल रहेंगे, ये सब बात मन में न सोचे। समझ पा रहे हो? ये जरूरी होता है। बंटवारा जब भी करें तो लोगों में आपसी सहमति होनी चाहिए, क्योंकि पृथक संपत्ति और आपका मौखिक बंटवारा, समझ रहे हो, ये
एक चीज, अलग अलग चीजें हैं, याद रखिएगा, क्योंकि पृथक संपत्ति चल रहा है और मौखिक बंटवारा कर दिया लो, अरे पृथक संपत्ति का हो गया, समझ रहे हो। तो ये चीजें आप लोग को समझना है। और देखिए सहमति से अगर मौखिक बंटवारा करना है तो सबसे पहले आपको अपने परिवार के सदस्यों के, आपके बेटे बेटियां आदि से सहमति आवश्यक है, याद रखिएगा, आप समझ रहे हो। क्योंकि ये जो जमीन का मौखिक बंटवारा का जो ओरल पिटीशन जो पटना हाई कोर्ट ने दिया है दादा परदादा की संपत्ति को लेकर के, जो कि आज का वीडियो में हम आप लोग को बताए हैं, पूरी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोगों को किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइएगा भाई, समझ पा रहे हो। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम इस तरह का वीडियो कंटिन्यू बनाएं, समझ रहे हो। सारे लोग लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे क्या इस तरह का मामला है आपके समाज में या नहीं है, आप लोग बताएंगे, समझ रहे हो। और फेसबुक इंस्टा को जरूर फॉलो करेंगे साथियों, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे सर्वे से रिलेटेड के लिए, और हमसे कनेक्ट रहना है फेसबुक इंस्टा, ठीक है। और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।